स्टूडेंट्स ग्रुप में एक मैसेज कर लो, उन्हें कह दो कि बस ब्रेक खत्म हो गई है, आ जाओ 10 बजे। ओके स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में बच्ची का क्वेश्चन था जो कि वो सामने नहीं आया। मिशेल शायद कुछ पूछ रही थी ट्रीटमेंट के बारे में। क्या क्वेश्चन था आपका? ट्रीटमेंट के बारे में एक बच्चे का कोई क्वेश्चन था, टेम्पररी परमानेंट शायद। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, लोग तो गायब हो गए। ठीक है, तो हम नर्सिंग कंसिडरेशन डिस्कस कर रहे थे। आईएबीपी जो है ये अनप्लान्ड इमरजेंट इंटरवेंशन है। ठीक है, जब भी कोई किसी पेशेंट का हेल्थ जो है वो डिटोरिएट होता है, और जब भी किसी पेशेंट की कंडीशन जो है वो डिटोरिएट हो रही होती है, तो तब भी जो है वो हम इमरजेंसी में जो है वो अनप्लान्ड इंटरवीन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से फैमिली को प्रिपेयर करना इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंसर्शन से पहले जो है अपने फैमिली और पेशेंट को जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, उन्हें जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी है साथ साथ। फिर उसके बाद जो है वो अनगोइंग एक्सप्लेनेशन, या जिसे हम कहते हैं रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन या रियल टाइम कम्युनिकेशन करनी होती है साथ। रियल टाइम कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? रियल टाइम कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि जो कंडीशन उसकी उस वक्त हो रही है, जिस कंडीशन में पेशेंट है, आपने एज इट इज वही कंडीशन जो है वो बतानी है। आवाज़ कम आ रही है? अब ठीक है? अब आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, तो आपने जो है वो फैमिली को साथ साथ जो है वो पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है वो जिस तरह अनगोइंग साथ साथ जो है वो ट्रीटमेंट जारी है, इसी तरह आपने ऑनगोइंग जो है उन्हें एक्सप्लेनेशन देनी है पेशेंट के स्टेटस के बारे में, केयर के बारे में। ठीक है, ताकि उनकी एनजाइटी जो है वो लो लेवल पे हो। ठीक है, उनकी एनजाइटी जो है वो ख़त्म हो। ओके, ठीक है। आपने किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा था ट्रीटमेंट के बारे में शायद। क्वेश्चन दोबारा पूछ तो, मुझे समझ नहीं आई उसकी। शायद मिशन ने पूछा था। दोबारा पूछो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ रही थी आप? ठीक है, the next one is honest communication help family member recognize changes in the patient condition and make informed realistic decision regarding the patient care। जब आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हो, जब आप रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हो, तो पेशेंट की फैमिली जो है ना, उन्हें पता होता है कि अब पेशेंट के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही है, पेशेंट की कंडीशन किस तरह चेंज हो रही है। ठीक है, तो उन्हें ये पता होता है कि हमें जो है ये आप लोग जो है वो इन्फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो रियलिस्टिक डिसीजन जो है वो ले रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्लेस पल्स ऑक्सीमीटर इन द लेफ्ट आर्म। ठीक है, आपने लेफ्ट आर्म पे जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है। ठीक है, इसका भी एक इसकी एक मेन रीज़न है। रीज़न क्या है कि आपका जो डिसेंडिंग एयोटा है वो लेफ्ट साइड पे।
ठीक है, जिसमें आपने एंटायोटिक बलून पंप जो है वो प्लेस किया है, ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन जो है वो बिल्कुल उसके पास है, ठीक है, लेफ्ट आपकी जो लेफ्ट वेसल्स है वो सारी उसके पास है, ठीक है, तो इस वजह से हम लेफ्ट साइड पे लगा देते हैं ताकि जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेफ्ट वास्कुलेचर में प्रॉब्लम पहले मोस्टली जो है वो लेफ्ट वास्कुलेचर में आती है, वैसे तो कहीं भी आ सकती है लेकिन मोस्टली प्रोबेबली चांसेस इसमें होती है, ठीक है, तो इस वजह से हम लेफ्ट साइड पे लगा देते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी से पता चल सके कि पल्स पल्स कोई कोई प्रॉब्लम जो है वो अंदर चल रही है। टिप शुड बी इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इंटीरियरली इन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है, अगर इंटीरियरली हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं, रोज जो है वो हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, इंटीरियरली जो है वो हम देखते हैं, तो हमें टिप जो है वो सेकंड इंटरस्पेस के दरमियान में नजर आनी चाहिए, ठीक है। ओके, आपने क्या पूछा था सर? मैंने पूछा था कि एमआई या कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी बलून की कैथेटराइजेशन होती है तो वो परमानेंट या टेम्परेरी, देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जहाँ पे भी हम इंट्रायोटिक बलून पंप जो है वो प्लेस करेंगे वो टेम्पररी बेस्ड पे ही करेंगे, परमानेंट बेस्ड भी नहीं कर सकते, वो टेम्पररी बेस्ड ही होती है, ठीक है। अगर एम आई है, ठीक है, तो एम आई को हम डील कर लेते हैं, एम आई को, एम आई है चाहे वो क्रोनरी आर्टरी डिजीज है, एम आई वैसे खुद भी क्रोनरी आर्टरी डिजीज ही है, ठीक है, तो कोई भी एम आई है, कोई और डिजीज़ है क्रोनरी आर्टरी की, तो हम उसको ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ हमारे पास ट्रीटमेंट है, हमारे पास ड्रग थेरेपीज़ है, हमारे पास थ्रोम्बोलिटिक थेरेपीज़ है, हमारे पास परकुटेनियस थेरेपीज़ है, हमारे पास बाईपास ग्राफ्टिंग है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो हमने क्या करना है, हमने जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके हमने या तो उसे ड्रग पे लेके आना है कि उसे जो है हम ड्रग से जो है वो ठीक हो जाए, या जो अगर कोई थ्रम्बस वगैरह है तो हम उस थ्रम्बस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह दे देते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपीज़ दे देते हैं, या हम कोई परक्यूटेनियस इंटरवेंशन कर लेते हैं, हम कोई स्टंट वगैरह प्लेस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके जो है वो ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, और या हम जो है वो कोरोनरी आर्टरी को जो है वो बाईपास कर लेते हैं, ठीक है, कोई बाईपास ग्राफ्ट लगा लेते हैं और उस इशू को जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो इंट्रायोटिक बलून पंप हम पास कर रहे हैं, ये क्या है, ये असल में जो है ये टेम्परेरी, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। उस चीज़ों को फिर हम जाती है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ, चाहे वो आप ड्रग ट्रीटमेंट दे रहे हो, ड्रग थेरेपी दे रहे हो, चाहे आप जो है वो थ्रोम्बोलिटिक दे रहे हो, चाहे आप जो है वो परकुटेनियस कोई स्टंट वगैरह प्लेस कर रहे हो, या आप जो है वो बाईपास ग्राफ्ट कर रहे हो, ठीक है, फिर हम उन चीज़ों की तरफ जो है वो जाते हैं, ठीक है। एंजियोप्लास्टी वगैरह, एंजियोप्लास्टी वही है बाईपास जो परकुटेनियस थेरेपी है जिसमें हम स्टंट वगैरह प्लेस कर देते हैं, ठीक है, वो एंजियोप्लास्टी है, तो फिर हम इन चीज़ों की तरफ जो है वो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो पल्सेशन हो रही है या जो इंट्रायोटिक बलून पंप की जो टाइमिंग है, ठीक है, वो ठीक चल रही है, नर्स के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे ये पता हो कि अब ये चीज़ जो है ये सही जा रही है, अब ये चीज़ जो है इसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही है, उसे ये पता हो कि ये जो कंसोल है, ये जो मेरे सामने मॉनिटर पड़ा हुआ है, इसके अंदर इसके ऊपर कौन कौन सी वेव्स आ रही है और उस वेव में कहाँ पे चेंजेस आएगी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटरिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटरिंग भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका पेशेंट का हार्ट जो है वो इस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, तो हमने ये साथ साथ देखना है कि पेशेंट का हार्ट जो है वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। The next one is effective IABP therapy causes a decrease in heart rate, in mean arterial pressure, in pulmonary artery occlusion pressure, ठीक है, जो इफेक्टिव IABP थेरेपी का हमें इससे भी पता चल जाता है कि हार्ट रेट जो है वो कम हो गया, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो कम हो गया, पल्मोनरी जो आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर है वो कम हो गया, क्यों, क्योंकि एंड डायस्टोलिक जो है वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हार्ट रिदम इरेगुलरिटी मस्ट बी कंसीडर इरेगुलर डिसरिथमियाज में इनहिबिशन, ठीक है, हमने इस चीज़ को भी देखना है कि हार्ट का जो रिदम है वो रेगुलर है कि नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर इरेगुलर हार्ट रिदम है तो उसमें जो है वो फिर हम कन्वेंशनल टाइमिंग के अंदर हम आईएबीपी को ट्रिगर नहीं कर सकते, ठीक है, आपने आईएबीपी को ट्रिगर करना है फिर उस कंडीशन में, तो हमने किस चीज़ के साथ करना है, फिर हमने फिर रियल टाइमिंग करनी है, हमने फिर इसी चीज़ के साथ करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा बहुत जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है, देखना है कि आर इंटरवल कितना आ रहा है, ठीक है, साथ साथ हम यूरिन आउटपुट देख रहे हैं, हम साथ साथ जो है वो स्किन परफ्यूजन देख रहे हैं, साथ में हम मेंटेशन लेवल देख रहे हैं कि पेशेंट का मेंटेशन लेवल क्या है, पेशेंट की ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने जैसे पहले बताया था कि ब्लड में कोई भी बॉडी में कोई भी ऑर्गन या कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि सेपरेटली जो है वो काम कर रहा हो,
सारी चीज़ें जो है या सारे ऑर्गन्स जो है या पूरी बॉडी जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड है, ठीक। तो कहीं भी इनकी वजह से अगर हार्ट सही तरह काम नहीं कर रहा तो यूरिन आउटपुट हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, स्किन परफ्यूजन जो है वो ठीक नहीं होगी, ठीक है, मेंटेशन लेवल जो है वो हमारा ख़राब हो सकता है, ठीक है, हमारा मेंटल लेवल जो है वो उस लिहाज से जो है या उस तरह जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है, उन चीज़ों में जो है वो चेंजेस आ सकती है, तो हमने इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। ये हमारी थी नर्सिंग कंसिडरेशन। इसके अलावा जब इंसर्ट होता है, जिस तरह ये तो मैंने खैर पहले भी बताया कि जैसे इंसर्ट होता है, ठीक है, तो नर्स ने क्या करना है, उस चीज़ को असेस करना है, पल्स चेक करना है, स्किन परफ्यूजन या न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, जिस तरह इसको प्रोटोकॉल हो हमने चेक करना है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें कहती है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन हमें कहता है कि आपने घंटे बाद चेक करना है, 2 घंटे बाद करना है, 24 घंटे में 2 दफ़ा करना है, वो जैसे वो कहते हैं या जिस तरह हम जो है वो ऑर्डर जिस तरह हुए होते हैं हम उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, और अगर कोई चेंजेस आ रही होती है तो हम अपने प्राइमरी फिजिशियन को जो है वो नोटिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी हमने पहले डिस्कस किया कि हिप जो फ्लेक्शन है वो जो है वो अपने अवॉइड करना है, हिप फ्लेक्शन को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो obstruct हो सकती है, ठीक है, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी के अंदर, क्योंकि आपने एक एक्सट्रीमिटी के ज़रिए जो है वो आपने क्या किया, आपने उसे जो है वो प्रोसेस किया, उसे जो है वो इंसर्ट किया है, ठीक है। तो अगर आपने उसे कैनुलेटेड रखना है तो आपने क्या करना है, जहाँ से वो कैनुलेटेड है, जहाँ से वो इंसर्ट हुआ है, आपने उस लेग को जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है, और हेड को जो है वो ज़्यादा इलिवेट नहीं करना, 30 डिग्री से जो है वो ऊपर नहीं जाना, क्योंकि फिर जो है वो इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, उसके अंदर ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है, कैथेटर ब्लॉक वगैरह हो सकता है, ठीक है, ब्लॉकेज के चांसेस हो सकते हैं, या जो है वो माइग्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपने साथ साथ देखना भी है ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, क्योंकि साथ 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 आपने एंटीकोगुलेंट थेरेपी देनी है, साथ साथ आपने हेपरिन देना है, ठीक है। तो अगर आप हेपरिन दे रहे हो तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि उसकी जो है वो कोगुलेशन जो है वो बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है, तो आपने साथ साथ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को जो है वो देखते रहना है, ठीक है, क्योंकि आप साथ साथ जो है वो हेपरिन देते हो, ठीक है। तो हेपरिन क्या करता है, हेपरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है, वो ब्लड थिनर है, ठीक है, वो ब्लड को थिन कर देगा, वो चीज़ें जो है वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो, क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल डिवाइस प्लेस किया है, उसकी जो है वो आपने एक कैनाल बनाया है, ठीक है, कैनाल के थ्रू आपने प्लेस किया एक पोर के ज़रिए जो है वो आपने प्लेस किया, तो वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती है, मुख्तलिफ चीज़ें हमने पढ़ ली है, सारी चीज़ें कि ये इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को देखना, इनका ख्याल रखना, इनका ख्याल रखना, फिर जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वही सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस ही है जब तभी तो हम ख्याल रख रहे हैं। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैकेनिकल प्रॉब्लम क्या है कि मशीन में कोई एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, कैथेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, कोई कंसोल के अंदर कोई इशू हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकती है। इम्पेयर सर्कुलेशन, कहीं भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसकी वजह से सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर हो सकती है, ठीक है, तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से सर्कुलेशन इम्पेयर हो सकती है। ग्रोइन एरिया पे जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग की वजह से हेमाटोमास वगैरह जो है वो बन सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक ज़ाहिरी बात है, आपने एक एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो अंदर प्लेस किया है, ठीक है, तो आपने अगर सेप्टिक टेक्निक्स जो है वो अगर आपने यूज़ नहीं किए तो वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है। आवाज़ अब ठीक आ रही है? ओके। बच्चे सारी जी सर यस सर जी सर यस सर कह रहे थे, तो मुझे यही लग रहा था कि आवाज़ जो है वो ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है आवाज़? ठीक है, ओके। तो कोई इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है, या थ्रोम्बोसिस जो है वो हो सकता है, कोई थ्रम्बस वगैरह जो है वो बन सकता है, थ्रम्बो एम्बोलिज्म हो सकते हैं, वो थ्रम्बस कई और जो है वो मूव भी कर सकता है, ठीक है, वस्कुलर डैमेज हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपने जो है वो वस्कुलेचर के अंदर वो चीज़ प्लेस की है, ठीक है, तो वस्कुलर डैमेज जो है वो हो सकता है, कोई वेसल जो है वो आप डैमेज कर सकते हो, ठीक है, कोई मेजर वेसल कोई भी जहाँ से आपने प्लेस किया उनके अगर इधर उधर किया तो वेसल जो है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स वगैरह कट्स वगैरह जो है लग सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वो aortic परफोरेशन या डायसेक्शन हो सकता है, ज़ाहिरी बात है अयोटा के अंदर आपने ये इतना बड़ा कैथेटर जो है प्लेस किया है, उसके अलावा जो है वो इंफ्लेट और डिफ्लेट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है वो डैमेज या परफोरेशन हो सकती है, कोई डायसेक्शन वगैरह कोई करते हैं जो लग सकता है। गैस एम्बोलिज्म क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए आप हीलियम गैस जो है वो यूज़ करते हो, ठीक है, हीलियम गैस में चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो कहीं से जो है वो निकल जाए, कि एम्बोलिज्म जो है उसकी हो जाए, लेकिन उसका ये है कि चांसेस तो फिर भी है ना, रिस्क तो फिर भी है। ऑडियो इशू है।
अब आ रही है आवाज़? अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके। ठीक है। सो कोई गैस एम्बोलिज्म है, ठीक है। गैस एम्बोलिज्म किस तरह होती है? गैस एम्बोलिज्म ये है कि हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए हीलियम गैस जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज में चांसेस, कोई 1%, कोई 2% चांसेस फिर भी है कि वो एम्बोलाई हो जाए, ठीक है। तो गैस एम्बोलिज्म के चांसेस जो है या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसके अलावा जो है वो हम बार बार हेपरिन देते हैं, तो हेपरिन की वजह से जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, तो हमारा जो प्लेटलेट्स लेवल है वो डाउन जा सकता है, ठीक है। हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो डाउन जा सकते हैं, तो हमने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ओके। इसके अलावा जो है वो वीनिंग फ्रॉम आई ए बी पी, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि ये टेम्परेरी डिवाइस है, परमानेंट डिवाइस नहीं है। तो अगर परमानेंट डिवाइस नहीं है तो हम जो है इसे डायरेक्टली जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते, हमने ज़ाहिर बात है उसको वीन अप करना है। वीनिंग जो हम शुरू करते हैं वो हम शुरू करते हैं 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हम वीनिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने जो है वो 3 दिन के लिए लगाना है तो हम जो है वो उसे जो है वो फर्स्ट डे से शुरू करते हैं, सेकंड डे से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपने 2-3 दिन ज़्यादा लगाने हो, पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, आपने 4-5 दिन के लिए लगाना है, हफ्ते के लिए लगाना है, तो फिर हम 3 दिन बाद जो है वो इस तरह शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीनिंग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं यूजुअली 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर इंसर्शन की बात है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो साथ साथ जो है वो इंडिकेशंस में हमने पढ़ी है, ठीक है। कुछ इंडिकेशन देते हैं जिनमें ज़्यादा देर के लिए हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो वीनिंग जो है वो हम किस तरह करते हैं, हम उनको जो है वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। जो असिस्ट रेशो है ना वो 1:1 से 1:2 पे लेके आते हैं कि आप पेशेंट ने इतना खुद लेना है, बाकी जो ये असिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब पहले ये था कि एक बीट, हर हार्ट की एक बीट के साथ जो है वो एक दफ़ा ये भी बीट कर रहा था, एक दफ़ा ये भी इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो रहा था, ठीक है। एक बीट, फिर भी एक बीट हम कह सकते हैं जब। दूसरा ये है कि फिर हम मुझे क्या करते हैं कि हार्ट की एक दो बीट्स के साथ हम इसको एक कर लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा था कि मोस्टली पेशेंट्स में हम जो है ये लगाते हैं 72 आवर्स के लिए, लेकिन पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप इसको हफ्ते तक भी लगा सकते हैं, आप इसे 5 दिन तक भी लगा सकते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है कि कितनी देर के लिए आपने इसे लगाना है, लेकिन ये आपने माइंड में रखना है कि ये टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी वीनिंग जो है वो उस टाइम के लिहाज से स्टार्ट करते हैं। अगर 3-4 दिन के लिए तो हम 24 घंटे बाद इसकी वीनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। अगर ज़्यादा टाइम के लिए तो हम जो है वो 3 दिन मतलब 72 घंटे बाद जो है इसे इसकी वीनिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस उस टाइम पे भी मैंने क्या कहा था कि पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हम लगाते हैं, कुछ पेशेंट्स को जो है वो ज़्यादा देर के लिए ज़रूरत होती है, कुछ के लिए कम देर की ज़रूरत। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें 24 घंटे की लिए ज़रूरत होती है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं इन्हें जो है वो 72 आवर्स ही लगाने हैं, नहीं, ठीक है। ये जो हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, वीनिंग टाइम जो हमारे पास है वो 24 to 72 आवर्स है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अगर पेशेंट को 3 दिन के लिए ज़रूरत है तो हम 24 आवर बाद जो है वो वीनिंग स्टार्ट करते हैं। किसी पेशेंट को 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए ज़रूरत है तो हम 72 आवर्स बाद जो है वो वीनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह हम करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले जो है वो हमने ये जो असिस्टिंग डिवाइस हमने लगाई है 1:1 के हिसाब से हम लगाते हैं। एक दफ़ा जो है वो हार्ट ने बीट किया, एक दफ़ा जो है वो उसने जो है वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, उसे 1:2 पे लेके आते हैं, ठीक है। 2 दफ़ा हार्ट बीट करता है तो एक दफ़ा ये असिस्ट करता है, 2 दफ़ा हार्ट बीट करता है तो एक दफ़ा ये असिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो आराम आराम से जितना मिनिमल अचीव हम कर सकते हैं हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है। पेशेंट में बी असिस्टेड एट द फर्स्ट डिक्रीज फॉर अप टू 4 to 6 आवर्स। एक दफ़ा आपने डिक्रीज किया, ठीक है, तो आपने 4 से 6 घंटे तक उसमें रखना है उसे, ठीक है। और मिनिमल अमाउंट जो टाइम है वो 30 मिनट्स है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द नर्स असेस द पेशेंट फॉर एनी चेंज इन हीमोडायनामिक स्टेटस। मुझे पता है समझ नहीं आ रही आप लोगों को इस चीज़ की, मैं दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पे। वीनिंग हमने स्टार्ट करने पहले तो ड्यूरेशन की बात हुई थी। ड्यूरेशन
वैसे तो हम लगाते हैं 72 आवर्स जिस तरह मैंने कहा था, लेकिन वो वेरी करता है, ड्यूरेशन वेरी करता है किस चीज़ के बेस पे, पेशेंट की कंडीशन के बेस पे, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन के बेस पे वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है उसे 3 दिन के लिए जो है वो लग रहा है, 3 डेज के लिए लगा रहा है, ठीक है, जिसको हम 72 आवर्स कहते हैं, तो उसका वीनिंग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं 24 आवर्स के बाद। अगर एक बंदा जो है वो 6 दिन के लिए लगा रहा है, 7 दिन के लिए लगा रहा है, तो उसका वीनिंग हम स्टार्ट करते हैं 3 दिन बाद, मतलब 72 आवर्स बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आपने वीनिंग कैसे करनी है, फर्स्ट में ये जो पहले हम लगाते हैं 1:1 के हिसाब से, एक दफ़ा जो है वो हार्ट ने बीट किया, एक दफ़ा ये असिस्ट करता है, ठीक है, और एक दफ़ा हार्ट बीट करता है, मतलब कार्डियक बीट है, ठीक है, हार्ट बीट करता है तो एक दफ़ा ये असिस्ट करते हैं। फिर हम 1:2 पे आ जाते हैं कि हार्ट जो है वो 2 दफ़ा बीट करेगा तो ये एक दफ़ा असिस्ट करेगा। इसी तरह 1:3 पे, इसी तरह जितना मिनिमल हम आ सकते हैं हम आने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा इसे मिनिमम किया 1:1 से जो है वो आप 1:2 पे आए हो, तो इसके अंदर आपने कितना देर रहना है, 4 to 6 आवर्स आपने एक चेंज के अंदर जो है वो रहना है। और इस चेंज का जो मिनिमल टाइम है वो क्या है, वो 30 मिनट्स है, ठीक है, 30 मिनट जो है वो मिनिमल टाइम है, 30 मिनट से आप नीचे नहीं आ सकते, ऊपर जो है वो आप 4 से 6 घंटे तक जा सकते हो। यहाँ तक समझ आई आप लोगों को वीनिंग की, यहाँ तक समझ आई वीनिंग की। यहाँ तक समझ आ रही है। ओके, सो यहाँ तक आप लोग देख लो, ठीक है। तो आपने उस चेंज के अंदर उसे जो है वो 4 से 6 घंटे रखना है, ठीक है। मिनिमल टाइम जो उस चेंज का है वो क्या है, वो 30 मिनट्स आपने मिनिमम रखना है, ऊपर आप 4 से 6 घंटे तक जा सकते हैं। 4, ओके। और आपने साथ साथ देखना है कि पेशेंट के अंदर कुछ हीमोडायनामिक चेंजेस तो नहीं आ रहे। अब इंडिकेशन क्या है वीनिंग की, ठीक है। अगर हीमोडायनामिकली पेशेंट स्टेबल हो गया तो ज़रूरत नहीं है निकाल दो। हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या है कि कार्डियक इंडेक्स जो है वो 2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर से जो है वो ग्रेटर आ रहा है तो निकाल दो, क्योंकि इसका नॉर्मल वैल्यू यही है कि ग्रेटर देन 2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। पल्मोनरी आर्टरी एक्लोजन प्रेशर नॉर्मल जो है वो लेस देन 20 मिलीमीटर एच होता है, ठीक है। तो अगर 20 मिलीमीटर मर्करी आ रहा है तो आप उससे नीचे आ रहा है तो आप जो है वो निकाल लो। दूसरा क्या है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 100 के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, निकाल लो। मिनिमल रिक्वायरमेंट है पेशेंट की जो है वो, मिनिमली पेशेंट को जो है वो मिनिमल रिक्वायरमेंट है, मिनिमली ज़रूरत है। फर्स्ट क्या हो गया, हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी हैं, ठीक है। कार्डियक इंडेक्स देखा, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर देखा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा, तीनों जो है वो नॉर्मल रेंज में थी तो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो है वो मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ वेजोप्रेशर सपोर्ट, पेशेंट को वेजोप्रेशर सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मिनिमली रिक्वायर्ड है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेजोप्रेशर्स भी नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वो निकाल सकते हो। इसके अलावा एविडेंस ऑफ एडिकेट कार्डिक फंक्शन, ठीक है, कार्डिक फंक्शन जो है वो एडिकेट है, वो हमें कैसे पता चलेगा, पेरिफेरल पल्स जो है वो ठीक होगा, यूरिन आउटपुट ठीक होगा, पल्मोनरी एडिमा नहीं होगा, मेंटेशन लेवल जो है वो गुड होगा। तो इसका क्या मतलब है कि कार्डिक आउट फंक्शन जो है वो एडिक्वेट है, ठीक है, कार्डिक फंक्शन एडिक्वेट है हमारे पास, तो हमें इससे अंदाज़ा लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एविडेंस ऑफ गुड क्रोनरी परफ्यूजन, ठीक है, क्रोनरी परफ्यूजन अच्छी हो रही है तो हम इसे जो है वो निकाल सकते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा, वेंट्रिकुलर एक्टोपी नहीं है, कोई इस्कीमिया नहीं है, कोई जो है वो वास्कुलर इंसफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है। इसके अलावा डिटोरिएटिंग इरिवर्सिबल कंडीशन, ये भी हो सकता है कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो बिल्कुल इरिवर्सिबल है, तो फिर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, फ़ायदा नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे बात आ जाती है मेडिकल मेडिकल फ्यूटिलिटी की, यहाँ पे बात आ जाती है मेडिकल फ्यूटिलिटी की, मेडिकल फ्यूटिलिटी, ठीक है। मेडिकल फ्यूटिलिटी क्या है, मेडिकल फ्यूटिलिटी ये है कि आप जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे हो लेकिन उस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं हो रहा, ठीक है, उस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं हो रहा। जब कोई ट्रीटमेंट का आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं हो रहा, वो क्या है, वो मेडिकल फ्यूटिलिटी है, ठीक है। तो अगर पेशेंट की कंडीशन और डिटोरिएट हो रही है, पेशेंट की कंडीशन जो है वो इरिवर्सिबल स्टेज में जा रही है, तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन? चलो, पहले बच्चों को तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा भी था, ठीक है, ग्रुप में ही मैंने मैसेज किया था कि आपके पास का रिजल्ट है। मार्क्स तो बता दूँ मुझे अपने एटलीस्ट, किसके कितने मार्क्स हैं ग्रुप में बता दो, इधर नहीं शेयर। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यही था आईएबी। पूरी आईएबीपी में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, एक बच्ची का क्वेश्चन है कार्डियक इंडेक्स। ठीक है, एक बच्ची का क्वेश्चन है कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स क्या है असल में? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्डियक इंडेक्स। ठीक है, तो कार्डियक इंडेक्स, ठीक है, कार्डियक इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं सी आई से। अब कार्डियक इंडेक्स असल में है क्या चीज़? ठीक है, कार्डियक इंडेक्स जो है वो है, कार्डियक इंडेक्स वो चीज़ है जो रिलेट करता है आपकी कार्डियक आउटपुट को, आपकी कार्डियक आउटपुट को किस चीज़ के साथ रिलेट करता है? आपकी कार्डियक आउटपुट को रिलेट करते हैं आपकी बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से। ठीक है, कि और ये हम डिनोट करते हैं लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको 1 मिनट के अंदर कितना लीटर ब्लड जो है वो मिल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कार्डियक इंडेक्स कहते हैं। पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 1 मिनट में आपको कितना ब्लड जो है वो मिल रहा है, वो क्या है? वो कार्डियक इंडेक्स है। असल में कार्डियक इंडेक्स आपकी कार्डियक आउटपुट को रिलेट करता है बॉडी सरफेस एरिया के साथ। कार्डियक आउटपुट को रिलेट करता है आपकी बॉडी सरफेस के साथ, और इसको हम डिनोट करते हैं लीटर लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर आपको 1 मीटर स्क्वायर में एरिया के लिए कितना ब्लड जो है वो हार्ट जो है वो दे रहा है, वो क्या है? वो कार्डियक इंडेक्स है। कार्डियक इंडेक्स, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई अब? और
समझ आ गई कार्डियक इंडेक्स की? ठीक है, और इसका नॉर्मल वैल्यू जो है वो क्या है, 2 से लेके और 2 से लेके 4 तक है, 2.5 से बल्कि लेके कुछ जगहों पे जो है वो 2.5 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे जो है वो 2 लिखा हुआ है, 2 से 4 तक जो है वो इसका नॉर्मल वैल्यू है। तो अगर 2 से ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि कार्डियक इंडेक्स जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और नॉर्मल है पेशेंट, आप जो है इस आईएबीपी को निकाल सकते हो। ठीक है, इसका नॉर्मल वैल्यू जो है वो 2 to 4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर अबव 2 है तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल है तो आप आईएबीपी को वीन कर सकते हो, आईएबीपी को निकाल सकते हो। ठीक है, ये असल में वीनिंग क्राइटेरिया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, मैं तब तक आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। वस्कुलर इंसफिशिएंसी, ओके। वस्कुलर इंसफिशिएंसी का क्या मतलब है? वस्कुलर इंसफिशिएंसी का मतलब है कि वहाँ पे अगर ब्लड की कमी, किसी वेसल में अगर ब्लड की कमी है, कोई थ्रम्बस की वजह से, कोई जो है वो किसी ब्लॉकेज की वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से, ठीक है, किसी प्रेशर की वजह से, कोई मैकेनिकल प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, या अगर वस्कुलर इंसफिशिएंसी किन किन चीज़ों की वजह से, वस्कुलर इंसफिशिएंसी या तो कोई ट्यूमर होगा वहाँ पे, ठीक है, या कोई मैकेनिकल प्रेशर होगा वहाँ पे, ठीक है, या कोई थ्रम्बस होगा, ठीक है, या कोई एम्बोलाई होगा, अच्छा, या कोई एम्बोलाई होगा, या कोई थ्रम्बस होगा, या कोई ट्यूमर होगा, या कोई मैकेनिकल प्रेशर होगा, ठीक है, या वस्कुलेचर के अंदर जो है वो इलास्टिसिटी खत्म हुई होगी, ठीक है, या उसके अंदर जो है वो फैट डिपोजिशन हुई होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या वस्कुलर इंसफिशिएंसी आ सकती है। तो वस्कुलर इंसफिशिएंसी का क्या मतलब है कि वेसल के अंदर ब्लड जो है वो कम है, ठीक है, या तो हार्ट की तरफ से कम आ रहा है, या इधर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है वो कम हो रही है, कोई ट्यूमर, कोई मैकेनिकल प्रेशर, कोई थ्रम्बस, कोई एम्बोलाई, कोई फैट डिपोजिशन है, ठीक है, इसे वस्कुलर इंसफिशिएंसी कहते हैं। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? वेंट्रिकुलर एक्टोपी समझ आ रही है? वेंट्रिकुलर एक्टोपी क्या है? व्हाट इज वेंट्रिकुलर एक्टोपी? वेंट्रिकुलर एक्टोपी इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर इजेक्शन को कहते हैं। ठीक है, ये जो वेंट्रिकुलर
कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर एक्टोपी। प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? क्लियर है? चलो मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लूँ।